Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss the reproduction chapter, as well as this chapter is important for the 12th and 10th, but it's very important for everyone even though the same question is asked in different type of examinations also. So today we are going to learn about what the types of reproduction is, what is reproduction actually, and different type of organism is showing different pattern of reproduction. So what is it, with example and with definitions. Okay, so first thing is reproduction. What do you think about it? What is it? Reproduction is what? Re means again, production means the process to generate a new body. So if any parent is producing a same copy like them, so that is known as reproduction. But the thing is, this reproduction we can show with a different two pattern, that is asexual reproduction and sexual reproduction. So first we are going to know about what is asexual reproduction, because as we know evolution happens from sequence. Okay, so asexual reproduction is shown by unicellular organism. And yes, of course, most of you people know what the asexual reproduction is and what the unicellular organism is. तो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे पहले कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों शो नहीं करते. एक्चुअली आपको हायर क्लासेस में और भी इनके डिटेल्स मिलेंगे, बट यूजुअल ये बहुत कॉमन सी बात है कि जिनकी बॉडी बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाली होगी वो सिंपल पैटर्न को फॉलो करेंगे. तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी सिंपल बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, वो सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. अब बात है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना किस में है, प्लांट में भी एंड एनिमल में भी. सेम चीज, asexual reproduction in animal known as asexual reproduction, but asexual reproduction in plant known as vegetative propagation. Now the thing is, उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज प्लांट जो है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से आगे बढ़ते हैं, प्रोपगेट करते हैं, अपने जनरेशन को आगे लेकर के जाते हैं, है ना. किससे? वेजिटेटिव पार्ट से, इसलिए बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट फर्स्ट. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट से आगे जाएंगे. तो वेजिटेटिव पार्ट क्या हो जाएगा उस प्लांट का? उनके रूट, उनके स्टेम, उनके लीव्स, इजंट इट. तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी एक पौधे का स्टेम लेते हो और आप स्टेम को सॉइल में जब आप डीप करते हो तो फिर आप पाते हो कि नया पौधा बन के आ गया. या फिर आप किसी प्लांट का लीफ से आप नया पौधा लगा लेते हो. तो इस तरह का जेनरेशन आगे बढ़ता है उस पौधे का, इस तरह का कंटिन्यूएशन जो हुआ वो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना. अब बात है कि लीफ से हम कौन से पौधे को आगे बढ़ा सकते हैं? ब्रायोफिलम, हिंदी में इसको पत्थर चट्टा बोला जाता है ना. ब्रायोफिलम एक ऐसी लीफ होती है जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं. आप यूजुअली एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसको पथरी को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है. तो इस पत्ती के जो डेप्थ होते हैं, जो कर्व्स होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे प्रोपिग्यूल्स आते हैं, पत्ते के छोटे छोटे ब्रांच वो आने लग जाते हैं, बर्ड्स आने लगते हैं. और फिर अगर आप उस बर्ड को लगाते हो मिट्टी में, या फिर वो लीफ जो है वो गिर जाता है ज़मीन पे, तो उसका जो ज़मीन पे पोर्शन चिपक जाएगा, जो स्टेम्स का रूट वहाँ पे आने लग जाएंगे. और जब रूट आने लगेंगे तो वो एक नया पौधा बन के निकलता है ना. तो ये हो गया ब्रायोफिलम का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ब्रायोफिलम का वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ. अब बात करते हैं आप रूट से किसको लगाओगे. कौन सा ऐसा पौधा है जिसको आपको बीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप रूट लगा लो वो पौधा बन के आ जाएगा? दैट इज़ योर मनी प्लांट. मनी प्लांट के लिए आपको क्या करना होता है? आप उसको पोथोस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज नेम से, बट आप यूजुअली उसको मनी प्लांट बुला सकते हो. तो मनी प्लांट पौधा जो है वो आप कैसे लगा रहे हो? आपने रूट काटा, ज़मीन में लगाया और फिर वहाँ से नया पौधा बन करके आ जाता है. तो दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. तो स्टेम से आप किसको किसको लगा सकते हो? कैक्टस. आपको पता ही होगा कैक्टस का वो लीफी पार्ट जो ग्रीन कलर का दिखता है, बल्जी दिखता है, उसके अंदर वाटर भरा होता है, वो स्टेम है. और उसके जो कांटे हैं वो क्या हैं? लीफ हैं. तो आप क्या करते हो कैक्टस लगाने के लिए? आपने बस वो स्टेम को कट किया, मिट्टी में डिप कर दिया, नया पौधा रेडी. तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. ओके. शुगर केन में भी हम लोग यही करते हैं, हमें ईख लगाना होता है तो उसके स्टेम को ही लगाते हैं तो निकल आता है ना. इधर यू कैन से अबाउट द पोटैटो ऑल्सो. तो आपको पता ही होगा कि आपका पोटैटो जो है वो स्टेम है. पोटैटो स्टेम क्यों है? क्योंकि पोटैटो के जो नोड्स हैं प्रेजेंट होते हैं फ्रूट पे, मतलब वो जो आपको पोटैटो जो आप खाते हो दैट इज अ स्टेम.
है ना। तो वहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, और स्टेम की ये फीचर है कि उस स्टेम पे नोड और इंटरनोड पाया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट एंड बाय स्टेम, ठीक है। अब बात करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में तो हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होते हैं, ऑब्वियसली होंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर बाइनरी फीजन। तो पहले हम लोग बाइनरी और मल्टीपल ना पढ़ के पढ़ते हैं फीजन क्या है। तो फीजन आप किसको बोलोगे? फीजन मतलब टूट जाना, ठीक है। फीजन मतलब टूट जाना। तो बाइनरी फीजन, मदर बॉडी स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फीजन। गॉट इट? बाइनरी फीजन मतलब माँ की बॉडी दो भागों में टूटती है, तो बाइनरी फीजन हुआ। सेकेंड, यू हैव टू लर्न अबाउट मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन आप किसको बोलोगे? मल्टीपल मतलब बहुत सारा, फीजन मतलब टूट जाना। तो मम्मी की बॉडी बहुत सारे बॉडी में टूट जाए तो दैट इज नोन एज मल्टीपल फीजन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपका लिस्मानिया है, लिस्मानिया डोनोवानी, तो लिस्मानिया और हमारा जो अमीबा है इसके डिवीजन में क्या फ़र्क है? बिकॉज बोथ सो बाइनरी फीजन, ओके, बाइनरी डिवीजन यू कैन से। तो बॉडी जो है वो दो भाग में बढ़ती है। अमीबा की बॉडी की डिवीजन का कोई पैटर्न नहीं होता, कहीं से भी उसकी बॉडी दो भाग में डिवाइड हो सकती है। लेकिन लिशमानिया का एक फिक्स प्लेन होता है, उसकी बॉडी दो बराबर भागों में एक प्लेन एक्सल से कटती है। मतलब अगर आप लिस्मानिया को ऐसे काटते हो तो दो बराबर भागों में कटेगी, आप ऐसे काटोगे तो प्रॉपर नहीं कटती। मतलब जब भी लिस्मानिया को डिवाइड करना होगा तो उसकी जो बॉडी है, बॉडी बीच से कटती है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अमीबा का ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फीजन हमने पढ़ा, फीजन, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन। अब आते हैं बर्डिंग पे। बर्डिंग क्या है? बर्ड बहुत कॉमन सी चीज़ है, बर्ड मतलब कली। तो मदर बॉडी पे कोई भी एक एरिया पे अचानक से सेल डिवीजन होना शुरू हो जाए, सपोज दैट दिस इज द ऑर्गन, ओके, दिस इज द बॉडी, एक्चुअली ये बॉडी है, इसके एक पोजीशन पे अचानक से खूब सारा सेल डिवीजन होने लग गया, तो बहुत सारे बल्ज यहाँ पे बल्ज हो जाएंगे, सेल जो है वो बहुत सारे यहाँ गुच्छे में खड़े हो जाएंगे। तो ये जो एरिया हो जाएगा, जो गुच्छे में बाहर निकला हुआ एरिया आपको दिखेगा, दैट इज नोन एज व्हाट? बर्ड, ओके। एंड यही बर्ड और सेल डिवीजन होते होते एक नया सा पौधा बना लेगा, नया सा बॉडी बना लेगा। फिर मैच्योर होने के बाद मदर बॉडी से डिसोसिएट होके नए सबस्ट्रेटम पे चला जाएगा, तो दैट इज नोन एज व्हाट? बर्डिंग, ओके। So example of budding is your hydra. An example of binary fusion is leishmania and amoeba. Multiple fusion, plasmodium. Plasmodium क्या है? Plasmodium वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको मलेरिया कॉज कराता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में। किसके थ्रू फैलता है? मॉस्किटो के थ्रू। मॉस्किटो कौन सी? फीमेल एनोफिलीज। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली फीमेल, ओके। तो I'll give this answer later on and most of you people know about it. Okay. So what is it? हमने पढ़ा अभी, ये सारा हमारा हो गया बर्डिंग तक। अब आगे बात करते हैं हमारी फ्रैगमेंटेशंस की। फ्रैगमेंट मतलब ही हमको समझ में आता है क्लियर टुकड़ा, मतलब मदर बॉडी छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए तो दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। एक मदर बॉडी है, उसके 10 छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है, वो 10 टुकड़े क्या कहलाएंगे? न्यू जेनरेशन है, तो दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। एंड इट्स हैपन्स इन स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा एक अलगी है ना, आप उसमें देखोगे। नाउ सेम थिंग यू विल सी इन द नेक्स्ट, दैट इज नोन एज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? री मीन्स अगेन, जेनरेशन मतलब क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो मदर बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ऐसा समझो कि मदर बॉडी के 3 पार्ट हो जाते हैं, सिर अलग, धड़ अलग, पाँव अलग, है ना। तो सिर अलग, जो मिडिल पोर्शन है वो अलग, और पाँव अलग। तो पाँव का जो पोर्शन हुआ, सपोज दैट दिस इज द एरिया, दिस इज द बॉडी, आई विल कट इट फ्रॉम हियर। एक ऑर्गन, ये एक पोर्शन ये कट के निकल आया, दूसरा पोर्शन ये कट के निकल आया, एंड द लास्ट पोर्शन इज दिस, गॉट इट। सो ये जो पोर्शन हमारा कट के आ रहा है, तो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगे ये मल्टीपल डिवीजन दिखाने लगेंगे, और इसको भी जनरेट कर लेंगे, इसको भी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। एक मदर बॉडी हमने 3 भाग में काटा, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी पोर्शन है, सिर्फ ये वाली पोर्शन ये अलग चली गई, ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग। ये जो पोर्शन है हमारी, यहाँ पे जो सेल हैं, ये सेल क्या करेंगे? मल्टीपल डिवीजन के साथ खूब सारा डिवीजन करके ये ऑर्गन को जनरेट कर लेंगे, इसको भी जनरेट कर लेंगे, और एक नई बॉडी तैयार,
ठीक है। अब ये वाली जो हमारी पोर्शन थी, इसने क्या किया, यहाँ के सेल इसको जनरेट कर लिए, यहाँ के सेल इसको जनरेट कर लिए और एक और बॉडी तैयार। यहाँ वाली जो हमारी ऑर्गन थी, इसने क्या किया, यहाँ पे भी जनरेट कर लिया और इसको भी जनरेट कर लिया, एक और बॉडी तैयार। तो दैट इज नोन एज रीजेनरेशन। क्लियर। तो हमने क्या देखा, रीजेनरेशन फ्रैगमेंटेशन में क्या फ़र्क है। फ्रैगमेंटेशन मदर बॉडी के एक टुकड़े, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, तीन बच्चे। लेकिन रीजेनरेशन में क्या हुआ, एक टुकड़े, दो टुकड़े, तीन टुकड़े। इसने इन सबको जनरेट किया, इसने इन दोनों को जनरेट किया और इसने इन सबको जनरेट किया, तो तीन अलग बच्चे। अब समझ में आ गया रीजेनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में क्या फ़र्क है। चलिए, नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन स्पेशली हम लोग फंगी में देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो मदर बॉडी है वो एक स्पोर बनाती है, स्पोरेंजिया जिसको आप बोल सकते हो। स्पोरेंजिया इज अ बैग, बैग के अंदर खूब सारे छोटे छोटे स्पोर भर जाते हैं। ठीक है। अब ये छोटे छोटे स्पोर जो हैं, ये स्पोरेंजिया फटेगा, स्पोर्स निकलेंगे, है ना। ये स्पोरेंजिया बना क्यों है, बैग बना क्यों है, स्पोर को अपने अंदर जमा रखने के लिए, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता। एडवर्स कंडीशन है, अभी सही समय नहीं है। सपोज दैट इनको जर्मिनेट करने के लिए बहुत अच्छा पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए होगा, ह्यूमिडिटी चाहिए होगा, है ना, वो भी अवेलेबल नहीं है, गर्मी का समय चल रहा, तो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बंद है, ये बंद पड़ा हुआ है। आफ्टर सम टाइम जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो स्पोरेंजिया के अंदर से सारे स्पोर्स निकलेंगे और वो जर्मिनेट करके नया पौधा बना देंगे। तो दैट इज़ व्हाट, स्पोर फॉर्मेशन। अब आपको सेम चीज़ देखने मिल रहा मल्टीपल फिजन में भी। एक मदर बॉडी थी, टूटी, खूब सारे बच्चे बाहर आए, ठीक है। एंड हमने स्पोर फॉर्मेशन में भी वही पढ़ा, एक बैग है, उसके अंदर से खूब सारे बच्चे बाहर आए। फर्क क्या है, फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जर्मिनेशन होगा, दैट इज़ फॉर योर स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन मल्टीपल फिजन के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपका फेवरेबल कंडीशन आना चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन पे डिवीजन नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले तो हम बात करें कि हमने टाइप्स तो बहुत सारे पढ़ लिए। अगर डेफिनेशन पूछ दे कि व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे। देखो, प्रॉब्लम क्या है, वी डिफाइन इज विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में पहले डिफाइन ना करके किसके थ्रू डिफाइन करेंगे, गेमीट के थ्रू। यहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मदर बॉडी खुद ही डिवाइड कर ले रही है, मदर बॉडी के सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर ले रहे हैं और नया जनरेशन आ जा रहा है, तो गेमीट फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला सेंटेंस जो हमें लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। देन वी गो थ्रू द नेक्स्ट कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट अपने नए जनरेशन को क्रिएट कर सकता है। फ़ायदा क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिर कुछ तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा यह है कि डिपेंडेंसी नहीं है पार्टनर पे। सपोज़ कीजिए अमीबा है एक जगह पे, है ना, अगर ऐसा होता कि अमीबा इज़ ओनली फीमेल एंड अनदर अमीबा इज़ मेल, तो अपने पॉपुलेशन को क्रिएट करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए तो उनको काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे होते थे। तो अब जब नई जगह पे इनको जाना है, ट्रैवल करना है, तो उनके पास तो सूडोपोडिया है, क्या ही चलेंगे, क्या ही पहुँचेंगे। दैट्स वाई उनके अंदर क्या होता है, इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, पार्टनर पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो बेटर है ना, जिस भी सिचुएशन में वहीं पे उन्होंने अपना जनरेशन क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और अच्छी बात ये है कि मल्टीपल बेबीज आपको मिल जाएंगे, क्लोन्स मिल जाएंगे, एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन्स मतलब होता है जेरोक्स, आपने ये पेपर लगाया और तो जेरोक्स निकल के आया एग्जैक्ट वैसा, तो दैट इज नोन एज क्लोन, है ना। आगे हम लोग जानेंगे इन क्लास 12 ऑल्सो सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, एंड भी इनके क्रिएट करने के जो तरीके हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो क्लोन्स बन जाते हैं वो। अब बात है कि आपका जो क्लोन फॉर्मेशन हुआ, इसमें आपको फ़ायदा, पॉपुलेशन हमारी अच्छी खासी हो गई है। नुकसान, नुकसान ये है कि जब भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी एडवर्स होगी उनके तरफ से, तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन फिनिश हो जाएगा। जैसे बात किया जाए सिचुएशन, मतलब अगर मान लीजिए कि वो जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जो क्लोन्स क्रिएट हुई है अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़िंदा रह सकती है। अभी अचानक से क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 37 डिग्री सी हो गया। नाउ द कंडीशन इज़ कि वो ज़िंदा रह ही नहीं पाएंगे ना, है ना, पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। पूरी पॉपुलेशन खत्म मतलब हमारा पूरा का पूरा जीन वहाँ से वैनिश कर गया। तो ये हमारा नुकसान है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, या फिर आप बोल सकते हो कि एक बहुत वो नैरो रेंज पे सर्वाइव कर पाते हैं,
तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो हैं उनमें वैरायटी नहीं आएगी, या फिर वो बहुत लंबे समय तक अनदर सिचुएशन पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड फ़ायदे में तो पता ही है, हमारा क्लोन्स रेडी हो गया, बहुत सारे पॉपुलेशंस बन गए। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हमने आपको बता ही दिया। अभी आपको करना क्या है, एकदम एग्जैक्टली जो कुछ भी लिखा हुआ है पेज में आपको लिख लेना है, और शॉर्ट्स में ये डिफिनेशंस फिर से सुन करके वापस से लिख लेना है, ठीक है। एंड एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, आपको ऐसे ये फिंगर टिप पे याद हो जाएगा